वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 25 जुलाई 2020। तो आइए देख लेते हैं आज की करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि एस्टेरॉइड्स के ऊपर है। आपको कुछ स्टेटमेंट्स इस बारे में कंसीडर करने हैं। एस्टेरॉइड्स किसी न किसी रूप में न्यूज़ में बने ही रहते हैं। यद्यपि ये जो प्रश्न है वो उसके कन्वेंशनल पार्ट से पूछा गया है, बट ये पूछा इसीलिए गया है क्योंकि ये न्यूज़ में थे। पहला स्टेटमेंट ये है कि एस्टेरॉइड्स रॉकी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट यह है कि जो डॉर्फ प्लैनेट सीरस है वो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है, जिसके बारे में हम अभी तक जानते हैं बाई फार। इसका मतलब यही है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। एस्ट्रॉइड्स के बारे में बेसिक जानकारी आपके इस सवाल को सही करने में मददगार साबित हो सकती है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो, लेट मी टेल यू कि यहां पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। न्यूज़ में इसलिए रहा बिकॉज नासा ने अभी वार्निंग जारी करी है एक बहुत ही बड़े एस्ट्रॉइड के बारे में, दैट इज एस्ट्रॉइड 2020 ND, जो कि अर्थ के नज़दीक से गुजरेगा। देखिए, जब ये अर्थ के नज़दीक से गुजरेगा तो ये 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से गुजरेगा, मतलब 50 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस से ये हमारे अर्थ के पास से गुजरेगा। 48,000 किलोमीटर की इनकी स्पीड होगी। देखिए, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो डिस्टेंस होती है जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कम की दूरी पर अर्थ की ओर है तो उसे पोटेंशियली डेंजरस कैटेगरी में रखा जाता है। उसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी यानी कि नियो भी कहा जाता है। कोई ऑब्जेक्ट नियर अर्थ है इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो थ्रेट क्रिएट करेगा, बट ये मान सकते हैं कि उसमें थ्रेट की पॉसिबिलिटी है। एस्ट्रॉइड्स माइनर प्लैनेट्स होते हैं जो कि इनर सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। सीरस लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है, उसके बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। जो अगला प्रश्न है वो शिवालिक, सह्याद्री, कामोटा और राना के बारे में है। ये शब्द न्यूज़ में सुने गए हैं। ये क्या हैं? न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, नेवल शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या फिर डिफेंस सैटेलाइट्स हैं? बताइए। अब देखिए, शिवालिक सह्याद्री पहाड़ियां हैं, आप उसके चक्कर में मत जाइएगा बिकॉज वो आपके पास ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब कि ये कुछ और है, हम पहाड़ियों की बात तो नहीं कर रहे। प्लस अगर पहाड़ियों की बात करनी होती तो हम केवल शिवालिक सह्याद्री की बात करते, बाकी ऑप्शंस या बाकी जो पॉइंटर्स हैं वो आपको नहीं मिलते, जैसे कामोटा या राना। तो बताइए ये क्या है? अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो चलिए मैं बता देता हूं कि ये नेवल शिप्स हैं। आपका सही जवाब बी है। न्यूज़ में इसलिए थे बिकॉज हाल फिलहाल में इंडिया यूएसए के बीच में एक पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया जिसे पासेक्स कहा गया। यूएस नेवी की ओर से यूएसएस निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यहां पर आया हुआ था। अंडमान निकोबार आइलैंड के पास ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। निमिट्स जो है वो यूएस नेवी का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें 100 से अधिक जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको लैंड करवाया जा सकता है। मलक्का स्ट्रेट के नज़दीक में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। इंडिया की ओर से जिन नेवल शिप्स में पार्टिसिपेट किया गया वो थे शिवालिक, सह्याद्री, कामोटा और राना। इसीलिए ये प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इंडिया और चाइना के बीच में टेंशंस चल रही हैं। इन दैट केस अगर इंडिया यूएसए के साथ ये कोऑपरेशंस हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चाइना के लिए कंसर्निंग मुद्दे हो सकते हैं, बट ये इंडिया और यूएसए की जो नज़दीकियाँ हैं इस दौरान वो दिखाता है। जो अगला प्रश्न है वो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में अगर कोई भी ICAI का मेंबर उसे कमिट करता है, लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इनका जो अकाउंट है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट। और थर्ड स्टेटमेंट ये है कि ये सैंक्शंस इंपोज कर सकते हैं किसी भी डिफॉल्टिंग ऑडिटर के खिलाफ या ऑडिटिंग फर्म के खिलाफ। वो मॉनेटरी पेनल्टीज भी लगा सकते हैं और उन्हें 10 सालों तक प्रैक्टिस के लिए डीबार भी कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। न्यूज़ में था तभी आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए मैं बता देता हूँ कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पर आपको करेक्ट मिलेगा, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्योंकि देखिए, अकाउंट इनका जो मॉनिटर किया जाता है वो कैग के द्वारा किया जाता है, ना कि RBI के द्वारा। तो 1 and 3 ओनली आपका सही जवाब है। दूसरा स्टेटमेंट इसीलिए गलत है बिकॉज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरह इनका अकाउंट मॉनिटर किया जाता है। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज NFRA ने अभी एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ R नारायणन स्वामी, जो कि IIM बैंगलोर के
प्रोफेसर हैं। कॉम्पोजिशन क्या रहेगा टीएसी का? 7 मेंबर होंगे इंक्लूडिंग चेयरमैन। काम ये होगा कि एनएफआरए को एडवाइस करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। एनएफआरए इसे 2018 में कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के तहत स्टैब्लिश किया गया था। इसमें एक चेयरमैन और 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एक सेक्रेटरी भी होता है। जो अगला प्रश्न है वो मनोदर्पण इनिशिएटिव के बारे में है। इससे पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन वो क्वेश्चन डिफरेंट था। आज कुछ और प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि ये किस इनिशिएटिव के तहत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा इनिशिएटिव है जिसके अंडर में ये है मनोदर्पण? आपके पास ऑप्शंस हैं स्कीम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, समृद्धि स्कीम, अटल टिंकरिंग लैब, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो बताइए क्या है सही जवाब? अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं बता देता हूं कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया। डी आपका सही जवाब है। मनोदर्पण है क्या? नाम में अगर आप थोड़ा जाने का प्रयास करेंगे, मतलब आपके मन की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। स्पेसिफिकली ये साइको सोशल सपोर्ट स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स को देने के लिए लॉन्च किया गया है ताकि उनकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग को इंश्योर किया जा सके। ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर एडवाइजरी, प्रैक्टिकल टिप्स, पोस्टर्स, वीडियोस, डूज एंड डोंट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एफएक्यूज भी होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेरी सिस्टम होगा। एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है जिस पर कोई कॉल करके अपनी कंसर्न्स एड्रेस कर सकता है। टेली काउंसलिंग उसे मिल जाएगी, स्टूडेंट्स को भी। ठीक है। जो अगला प्रश्न है वो ICAR के बारे में है, दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक प्रकार का ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाइड करता है, मैनेज करता है रिसर्च एंड एजुकेशन को हॉर्टिकल्चर में, फिशरीज में, एनिमल साइंसेस में, पूरे देश में। तो बताइए ये स्टेटमेंट सही है गलत है? दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसे एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर किया गया है और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद स्टैब्लिश किया गया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है, कौन सा गलत है? यहां पर देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, बिकॉज ये इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद नहीं, रदर उसके पहले ही स्टैब्लिश हो गया था 1929 में। देखिए यूपीएससी कभी बहुत क्लोज ईयर्स नहीं पूछती। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि 1929 में स्टैब्लिश किया गया था कि 1935 में। वो बहुत लंबा गैप देकर पूछते हैं। समटाइम्स कोई बॉडी पुरानी होती है और वो कह देते हैं कि इसे हाल फिलहाल में बनाया गया है। ऐसे ही इस नेचर के प्रश्न आ सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंस के पहले था या बाद में था। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। इस्टेब्लिश 1929 में है, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। इसे रजिस्टर किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर के तहत काम करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में आता है। एपेक्स बॉडी है हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल साइंसेस में। जो अगला क्वेश्चन है वो प्रिजर्वेंस रोवर, होप मिशन और इनसाइट मिशन के बारे में है। ये अक्सर न्यूज़ में देखे जाते हैं। किससे संबंधित हैं आपसे ये पूछा गया है। क्या ये नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करने के लिए हैं? क्या ये मार्स पर भेजे जाने वाले ह्यूमन मिशन? क्या ये प्लैनेट मार्स को स्टडी करने के लिए जाने वाले इनिशिएटिव्स हैं या मिशन है? या फिर ये अर्थ के बियॉन्ड लाइफ को फाइंड करने के लिए इनिशिएटिव्स हैं? तो बताइए कौन सा है सही जवाब? प्रिजर्वेंस रोवर, होप मिशन, इनसाइट मिशन। अब देखिए अगर आपको कुछ ना भी पता हो तो आपको ये तो पता होगा कि रोवर जो होता है वो किसी टेरेस्ट्रियल बॉडी पर भेजा जाता है कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए। दूसरा प्लैनेट हो सकता है या फिर सैटेलाइट हो सकता है, नेचुरल सैटेलाइट हो सकता है, चांद हो सकता है ना। अब एक आइडिया तो लग गया कि कहीं पर भेजा जाने वाला ये ऑब्जेक्ट है। लाइफ बियॉन्ड अर्थ अगर पता करना है तो अभी हम इतनी दूरी तक तो जा नहीं पाते हैं कि हमें रोवर भेजना पड़े, तो आप इसे तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। और अगर नियर अर्थ एस्ट्रॉइड का पता लगाना है तो रोवर की आवश्यकता तो नहीं लगेगी, आप एक लाइट गेस तो ले ही सकते हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं, ह्यूमन मिशन है या फिर स्टडी करना है। तो सही जवाब सी है, ये प्लैनेट मार्स को स्टडी करने के लिए भेजे जाने वाले कुछ मिशंस हैं। यूएई ने होप मिशन मार्स के लिए तैयार किया है। प्रिजर्वेंस जो है वो मार्स रोवर है जिसे जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा बनाया जा रहा है। नासा 2020 के अपने मार्स मिशन में इसका इस्तेमाल करेगा। इनसाइट जो है वो एक प्रकार का रोबोटिक लैंडर है जो कि प्लैनेट मार्स को डीप स्टडी में हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन डिफरेंसेस पर है। आपको टॉर्टोइज और टर्टल्स के बीच में डिफरेंस बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो टॉर्टोइज होते हैं वो पानी में लंबे समय तक रहने के लिए
एडाप्टेड होते हैं, जबकि टर्टल्स अपना ज़्यादातर समय जमीन पर, लैंड पर बिताते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि टॉर्टोइस के पास पतला और ज़्यादा डायनेमिक सेल होता है, यानी कवच होता है, जबकि टर्टल्स के पास राउंडेड और डोम्ड शेल होता है, जो उनका कवच होता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। देखिए डिफरेंसेस वगैरह ऐसे शब्दों में आपको पता होना चाहिए, घड़ियाल, मगर, टॉर्टोइस, टर्टल्स, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ, डी इसका सही जवाब है। दो के दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं कि इसमें स्टेटमेंट्स को चेंज किया गया है। मतलब पहली लाइन में भी जो इंफॉर्मेशन टॉर्टोइस के लिए है वो टर्टल के लिए दी गई है, और जो टर्टल के लिए है वो टॉर्टोइस के लिए दी गई है, और बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में भी अपनाया गया है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट दो के दोनों गलत क्यों हैं। हाल फिलहाल में कुरमा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिस पर हमने प्रश्न बनाया भी था। तो कुरमा पर तो हमने प्रश्न हैंडल कर लिया था। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन उसी को बैकग्राउंड में लेकर यहाँ पर तैयार किया गया है, क्योंकि इसमें फ्रेश वाटर टर्टल्स और टॉर्टोइस के 29 स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर डिफरेंसेस दिए गए हैं। पहला डिफरेंस तो वही है जो यहाँ पे बताया गया कि जो टॉर्टोइस होते हैं उनके पास राउंडेड एंड डोम शेल्स होते हैं, जबकि टर्टल्स के पास थिनर और ज़्यादा डायनेमिक शेल होते हैं। टर्टल्स का जो सेल होता है वो स्विमिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। टॉर्टोइस अपना ज़्यादातर समय ज़मीन पर बिताते हैं, टर्टल्स पानी में रहने के लिए अडैप्टेड है। टॉर्टोइस के पास क्लब लाइक फोरलेग्स होते हैं या फिर एलिफेंटाइन हिंज लेग्स होते हैं, जो उनके वेट के हिसाब से बहुत सूटेबल होते हैं और उनके वेट को आसानी से बेयर कर सकते हैं। टर्टल्स के पास वेब्ड फीट्स होते हैं। टॉर्टोइस अक्सर बड़े और भारी होते हैं। टर्टल्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली कम भारी होते हैं। इनके जो एलिफेंटाइन हिंज लेग्स होते हैं, जैसे हाथी के पास चौड़े पैर होते हैं, बिल्कुल वैसा ही आकार इनके पास होता है। वो उनके वेट को या एक्स्ट्रा वेट को कैरी करने में हेल्प करता है। और इनका जो वेब्ड फीट होता है ये पानी में इनको काफ़ी मददगार साबित होता है। जो अगला प्रश्न है वो FCPF और FIP के बारे में है। FCPF स्टैंड्स फॉर फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी एंड FIP स्टैंड्स फॉर फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ये दो के दोनों न्यूज़ में देखे गए। आपसे पूछा गया है किसका इनिशिएटिव है, UN एनवायरमेंट का, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, उसका प्रोग्राम का ये इनिशिएटिव है, या फिर वर्ल्ड बैंक का। तो बताइए सही जवाब क्या है। सही जवाब इसका मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो। करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक की ये दो के दोनों इनिशिएटिव हैं। फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम 2009 में लॉन्च किया गया था। ये रेड प्लस के जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हीं की तर्ज पर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड रिफॉरेस्टेशन को सपोर्ट करने के लिए लिया गया था। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी जो है वो वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है, जिसमें रेडिनेस फंड और कार्बन फंड आ जाते हैं। जो अगला प्रश्न है वो मैपिंग के पार्ट पर है। आपको इन डेजर्ट्स को नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करना है। सिम्पसन डेजर्ट, स्ट्रेट्सलेकी डेजर्ट, टनामी डेजर्ट। बताइए इसका सही सीक्वेंस क्या है। 312, 213, 123 या फिर 132। बताइए। अगर आपने मैपिंग का पार्ट कवर किया होगा तो आप इसे अभी तक मैच कर चुके होंगे या सीक्वेंस में लगा चुके होंगे। सही जवाब ए है। आपको सबसे नॉर्थ में तनामी मिलेगा, देन सिम्पसन मिलेगा, और सबसे आपको साउथ में ये मिलेगा स्ट्रेट्सलेकी डेजर्ट। मैप में देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको तनामी यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद सिम्पसन दिख रहा है, और उसके बाद ये है स्ट्रेट्सलेकी डेजर्ट। तो ये सीक्वेंस आपको मिल जाएगा अगर आप नॉर्थ टू साउथ में आएंगे तो, और यही आपसे पूछा भी गया था। अगला प्रश्न इंफॉर्मेशन बेस्ड है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है, और दूसरा ये है कि कूपर क्रीक जो रिवर है वो तिरारी डेजर्ट में से होकर, उसके बीच में से होकर गुजरती है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। आप मैपिंग के पार्ट में दोनों हिस्से कवर करें, एक तो लोकेशन वाइज उनके हिस्सों को तैयार रखें और कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी रखें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पे भी समटाइम्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज ये जो सैंडी डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, वो सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के बाद। सैंडी डेजर्ट देखिए ये है, और ये है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। आपको साइज से भी लगेगा कि ये देखने में ही बड़ा लग रहा है। बाकी दूसरा सही है। जो सिम्पसन यहाँ पर है, देखिए ये तिरारी डेजर्ट है, ये तिरारी डेजर्ट है। यहीं से जो कूपर क्रीक रिवर है वो बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती है। कुछ कोर्सेस ओनली आईएएस पे अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, PSIR सोशियोलॉजी ऑप्शनल अवेलेबल है। करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है वो नेक्स्ट वीक में आपके सामने आ जाएगी। उसकी डिटेल्स आपके लिए ईजिली
बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। आप इन कोर्सेज को video.onias.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में आपको वहाँ के लोकल विंड्स और प्लेटूज दोनों तैयार करने हैं। आप वहाँ के प्लेटूज भी देख लीजिएगा और लोकल विंड्स भी देख लीजिएगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।